दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो ज़रूर दबा दो। एक पुराने ज़माने की बहुत बड़ी महाफ्लॉप एक्ट्रेस है जिसका नाम है शमा सिकंदर। 2002 के आसपास, यानी कि अब से तकरीबन 20-22 साल पहले इस लड़की ने 1-2 फिल्में की थी। और ये तो मैं आप लोगों को कितनी बार बता चुका हूं कि जो लड़की एक बार एक्ट्रेस बन गई वो मरते दम तक एक्ट्रेस ही रहती है। उसको ऐसा लगता है मरते दम तक कि सब उसको पहचानते हैं, भले ही उसकी गली का कुत्ता भी उसको ना पहचानता हो। एक और बात मैं अपने वीडियोस में कितनी बार आप लोगों को बता चुका हूं कि आज की तारीख में आलम यह है कि हर किसी का इंटरव्यू हो रहा है, भले ही उसको कोई पहचानता हो या ना पहचानता हो, लेकिन यूट्यूबर्स इतने हैं कि किसी ना किसी का उनको डेली इंटरव्यू करना है। वो इंटरव्यू करेंगे, उनका यूट्यूब चैनल चलेगा तो उनका किचन चलेगा, नहीं तो बेचारे भूखे मर जाएंगे। तो जब सभी लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी खड़ी कर रहे हैं न्यूज में रहने के लिए, तो शमा सिकंदर पीछे क्यों रहे। शमा ने भी एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में कहा कि मैं एक एडवर्टाइजमेंट की शूटिंग कर रही थी, उसमें एक बहुत बड़ा सुपरस्टार था, वो आज भी सुपरस्टार है, उसको मुझे गले लगाना था। यही वजह है कि जब शूटिंग चालू हुई तो उसने सीन चेंज कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मुझे उसके गले लगना है, लेकिन उसने सीन चेंज करा के ऐसा कर दिया कि इन द एंड वो मुझे गले लगाता है। शमा का ऐसा कहना है कि वो सुपरस्टार शमा को देखकर एकदम पागल हो गया था और किसी भी हाल में शमा को अपने गले लगाना चाहता था। मैडम जी, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप झूठ बोल रही हो, जो आप कह रही हो वो सच ही होगा, लेकिन मुझे आप ये बताइए कि अगर वो एक बहुत बड़ा सुपरस्टार था तो क्या उसके गले लगने में आपको कोई प्रॉब्लम थी? सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे मैं आपको तब से जानता हूं जब से आपने पहली फिल्म की थी, और अगर आज आप ये कहें कि कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार था और आप उसके गले नहीं लगना चाहती थी तो ये महा झूठ है। हकीकत ये है कि अगर वो सुपरस्टार आपको ये कहता कि रात को मुझे वहां मिलना है तो आप जाके मिलती, गारंटी से मिलती, मैं जानता हूं आपको। अगर किसी बहुत बड़े सुपरस्टार के साथ शूटिंग आप कर रही थी तो आपको उसके गले लगना बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो सकती थी, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हकीकत यह है कि आप जबरदस्ती की न्यूज बना रही हो, और अगर ऐसा हुआ था तो आप नाम बताइए, कौन था वो सुपरस्टार। और आप अपने कैरियर को देखिए ना, आपके पास आज की तारीख में कुछ है क्या? कुछ नहीं है। तो जबरदस्ती की कंट्रोवर्सी खड़ी करके न्यूज में रहने की निंजा टेक्निक है ये। शमा मैडम, हकीकत यह है कि आज की तारीख में अगर आप कुछ भी कहेंगी तब भी कोई फायदा नहीं है, तब भी आपको कोई काम नहीं मिलने वाला, ये गारंटी से मैं लिख करके दे सकता हूं। दोस्तों, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसमें देखा जा सकता है कि क्रिश्चियंस का एक प्रोग्राम है और वहां पे आदित्य पंचोली और चंकी पांडे भी अवेलेबल हैं। इन्होंने भी केक वगैरह काटा है और इन दोनों ने वहां कुछ ऐसे बयान भी दिए थे जिनको सुनकर लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या ये दोनों भी क्रिश्चियन बन गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने दोनों से ही बात की है और उन दोनों का ये कहना है कि कमाल भाई बिल्कुल नहीं, हमें तो पैसे मिले थे, हम प्रोग्राम में गए थे, जो जो कहने के हमें पैसे मिले थे वो हमने कहा था और कहकर अपने घर आ गए थे, बात खत्म। तो हकीकत यह है, देखो भाई, कि अगर आप किसी एक्टर को अपने प्रोग्राम में बुलाते हो, उसको पैसे देते हो, तो आप पैसे देकर कुछ भी कहलवा लो, उसके घर से क्या जा रहा है? कुछ नहीं भाई साहब। जब कभी 2002 में शमा सिकंदर एक्ट्रेस हुआ करती थी, उसी वक्त एक और एक्ट्रेस हुआ करती थी जिसका नाम था सना खान, या जिसका नाम है सना खान, लेकिन आज वो एक्ट्रेस नहीं है, इसलिए मैं उसको कह रहा हूं कि उसका नाम था सना खान। मैं उसी सना खान की बात कर रहा हूं जो फिल्म जय हो में आई थी, मैं उसी सना खान की बात कर रहा हूं जो बिग बॉस में भी गई थी, मैं उसी सना खान की बात कर रहा हूं जिसने बॉलीवुड से तंग आकर एक लुक्खे मौलाना से शादी कर ली है। सना खान को मैं 2002 से जानता हूं, उसकी वजह यह है कि जो इसका बॉयफ्रेंड था वो मेरा बहुत ही करीबी दोस्त था। इन दोनों का रिलेशन 2002 से तकरीबन 2017 तक चला, यानी कि 15 साल ये दोनों एक साथ थे। और आप यकीन कीजिए वो लड़का सना खान को बहुत प्यार करता था। मैंने उस लड़के को कई बार कहा था कि भाई साहब आप इस लड़की से क्यों प्यार करते हो, आपको पता नहीं है ये क्या क्या करती है, लेकिन उसका कहना यह था हमेशा कि कमाल भाई कोई बात नहीं यार, फाइनली तो मुझसे ही शादी करेगी। यानी कि वो लड़का इससे शादी करना चाहता था भाई साहब। लेकिन जैसे ही ये बुढ़ऊ को मिली वैसे ही इसने ये मान लिया कि अब बुढ़ऊ इसको सुपरस्टार बना देगा। और वो तो आपको पता ही है कि जब कोई लड़की बुढ़ऊ को मिलती है तो उसका कैरियर उसी दिन खत्म हो जाता है। और ये कोई 1-2 लड़कियों के साथ नहीं हुआ भाई साहब,
कम से कम 50 ऐसी लड़कियां हैं जिनको यही उम्मीद थी कि बुढ़ऊ उनको सुपरस्टार बना देगा, और आज कहीं नहीं है, सबका करियर बर्बाद हो चुका है। आप देख लीजिए पूजा हेगड़े को ऐसा लग रहा था कि ये फिल्म जैसे ही मैं करूंगी, किसी का हाथ किसी की टांग, वैसे ही बॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्ट्रेस बन जाऊंगी, और तकरीबन करियर खत्म हो गया है। आज कोई भी हिंदी फिल्म पूजा के पास नहीं है। तो एक्चुअली सना खान जिस दिन बुढ़ऊ से मिली थी, उसी दिन सना खान का बुरा वक्त चालू हो गया था, और बस फिर एक के बाद एक सना के साथ गलत होता गया। उसकी उम्मीदों के मीनार ढहते गए, और फाइनली एक दिन वो भी आया जब उसको ऐसा लगा कि पूरे बॉलीवुड ने उसको यूज कर लिया है, उसको शैतान ने नंगा कर दिया है, और वो बहुत ही खराब लड़की बन गई है। और सना खान बेचारी की बदकिस्मती देखिए कि उसी वक्त में ये लुक्खा मुल्ला उसको मिल गया। इस लुक्खे मुल्ला ने सना खान को पट्टी पढ़ानी शुरू की, इसको बताया कि वो कैसे सना खान को जन्नत में ले जाएगा। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक लुक्खे मुल्ला को एक खूबसूरत सी लड़की सना खान जैसी मिल गई, तो मुल्ला तो कुछ भी करेगा, कहां उसको अपने कब्जे से बाहर जाने देगा। तो फाइनली यह हुआ कि सना खान ने एक दिन तंग आकर बॉलीवुड छोड़ दिया और इस लुक्खे मुल्ला से शादी कर ली। और मैंने 2 दिन पहले उसको एक पॉडकास्ट में देखा। भाई साहब, उसकी शक्ल देखकर मैं डर गया, मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मुझे यकीन नहीं हुआ कि यही सना खान है, यही वो सना खान है जो कभी इतनी सुंदर हुआ करती थी और आज इसकी शक्ल ऐसी हो गई है। और मैं पूरे मन से, पूरे दिल से आज भी ये मानता हूं कि सना खान की इस दुर्गति का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बुढ़ऊ है। मैं सना खान को देखकर गारंटी से कह सकता हूं कि आने वाले दिन सना के लिए बहुत अच्छे नहीं होंगे, लेकिन अगर बुढ़ऊ ने इतनी लड़कियों का दिल दुखाया है, इतनी लड़कियों को बर्बाद किया है, तो ऊपर वाला इसको भी खुश तो कभी नहीं रहने देगा। दोस्तों, बॉलीवुड में एक झुग्गी एक्टर है जिसका नाम है सिद्धांत चतुर्वेदी। ये अपने आप को शाहरुख खान से बस थोड़ा सा बड़ा सुपरस्टार मानता है। और भाई माने भी क्यों ना, जब दीपिका जैसी लड़की ने गहराइयों में जाकर उसके साथ फिल्म गहराई की थी, तो जाहिर सी बात है वो तो अपने आप को सुपरस्टार मानेगा ही। अब तक इस लड़के की तकरीबन 4-5 फिल्में रिलीज हुई हैं, सबकी सब सुपर डुपर डिसास्टर रही हैं। और इसी फ्राइडे को झुग्गी एक्टर की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम है युद्धरा। फ्राइडे को हिंदुस्तान के सभी थिएटर्स ने टिकट प्राइस रखी हुई थी 99 रुपीज। यही वजह है कि वो सारे लुक्खे जिनको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं बैठने की जगह नहीं मिलती, थिएटर में चले गए थे। 99 रुपीज ही देने थे, ज्यादा तो देने नहीं थे। और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है फरहान अख्तर की कंपनी एक्सल ने। तो एक्सल ने भी तकरीबन 2 करोड़ रुपए के टिकट खरीदे थे। इस तरह से इस फिल्म ने पहले दिन बिजनेस किया था तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए का। लेकिन सैटरडे को ना तो फरहान अख्तर ने टिकट खरीदे और ना ही पब्लिक इस फिल्म को देखने गई। तो सैटरडे का आलम यह था कि जिस थिएटर पे भी यह फिल्म लगी हुई थी, वहां कुत्ते घूम रहे थे, पब्लिक वहां कोई नहीं थी इस फिल्म को देखने के लिए। और दूसरे दिन का बिजनेस कितना हुआ भाई साहब? 1 करोड़ रुपए। और मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट है 35 CR, यानी कि यह फिल्म 2024 की एक बहुत बड़ी डिसास्टर फिल्म है। जब रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल रिलीज हुई थी, बहुत बड़ी हिट हो गई थी, तो ऐसे बहुत सारे लुक्खे थे जिन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि बॉबी देओल बहुत बड़ा सुपरस्टार बन चुका है। और मैंने उसी वक्त सबसे कहा था कि ये कोई सुपरस्टार नहीं बना है, इसको किसी हिंदी फिल्म में साइड रोल भी नहीं मिलेगा, मेन रोल की तो बात ही छोड़ दीजिए। और वही हुआ जो मैंने कहा था। 1-2 हिंदी फिल्मों में इसको विलन का रोल मिला है, वो भी छोटे मोटे विलन का, मेन विलन का नहीं भाई साहब। और एक साउथ की भोजपुरी टाइप फिल्म मिली है जिसका नाम है कंगुआ। इस फिल्म में भी ये भाई साहब विलन ही है। इस फिल्म की रिलीज डेट कई बार चेंज हो चुकी है और अब फाइनली कहा जा रहा है कि ये फिल्म 14 नवंबर को रिलीज होगी। पता नहीं 14 नवंबर को भी रिलीज होगी क्या। अगर होगी तो सुपर डुपर डिसास्टर ही होगी, मैं लिख करके दे सकता हूं। क्योंकि इस फिल्म को हिंदी में बॉबी देओल का ड्राइवर नाई धोबी कसाई हलवाई भी देखने नहीं जाएगा, बॉबी देओल का पड़ोसी भी देखने नहीं जाएगा, पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई साहब, हमने बॉलीवुड में PhD की है, जो हमें पता है वो किसी को नहीं पता है। अगर हम कुछ कह रहे हैं तो आप उसको मान लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि KRK दुनिया का नंबर 1 क्रिटिक है भाई साहब। जो KRK कहता है वही होता है, बाकी कुछ नहीं होता। कसम रावण की विनोद भानुशाली की लंका लग गई है।
अब आप कहोगे ये विनोद कौन है? एक्चुअली ये विनोद टी सीरीज में बहुत सालों तक काम किया करता था और जब ये भाई टी सीरीज में काम किया करता था तो खूब माल बनाया करता था, अंडर द टेबल जबरदस्त माल चला करता था। यही वजह है कि टी सीरीज से इस भाई ने सैकड़ों करोड़ रुपए कमाए। जब भूषण को पता चला तो उसने इसको कंपनी से निकाल दिया। जैसे ही ये वहां से निकला वैसे ही इसने अपनी कंपनी खोल दी और कहा कि भाई अब मैं बॉलीवुड का सबसे बड़ा निर्माता बनकर दिखाऊंगा, अब मैं एक म्यूजिक कंपनी खोलूंगा जो टी सीरीज से बड़ी म्यूजिक कंपनी होगी। क्योंकि जो इसकी बेटी है धौनी भानुशाली, जब ये टी सीरीज में हुआ करता था उस वक्त उसके 2-3 गाने हिट हो गए थे, लेकिन जिस दिन से इसने टी सीरीज छोड़ा है भाई साहब इसकी बेटी का एक भी गाना नहीं चला। आपको पता भी नहीं होगा कि उस लड़की का कोई गाना आया है या नहीं आया है। यही वजह है कि जो म्यूजिक कंपनी इसने चालू की थी उसका तो नाम भी किसी को नहीं पता, लेकिन क्योंकि इतने सालों से बॉलीवुड में था तो इसके चमचे चपाटे यहां वहां थे। यही वजह है कि ये घटिया फिल्में बना रहा था और उनको जी को बेच रहा था, सोनी को बेच रहा था, यानी कि इन कंपनियों को लूट रहा था और जो इन कंपनियों में काम करते थे इसके दोस्त थे उनको भी कमीशन दे रहा था, तो इसकी दुकान चल रही थी। इस भाई की इस घपलेबाजी का मुझे पता चला और फिर मैंने दुनिया को बताया कि भाई साहब ऐसा ऐसा कर रहा है। तो जो इसके चमचे चपाटे थे सोनी में, जी में, उन सबको फायर कर दिया गया। अब ये बेचारा सड़क पर आ गया है क्योंकि इसका माल खरीदने वाला कोई नहीं बचा बॉलीवुड में। और क्योंकि इसकी बेटी के 2-3 गाने टी सीरीज में हिट हो गए थे तो इस बेचारे ने अपनी बेटी को सुपरस्टार मान लिया था और अपनी बेटी को सुपरस्टार मानते हुए एक नए लड़के को लेकर इसने 25 करोड़ रुपए लगाकर अपनी बेटी के लिए एक फिल्म बनाई। यह फिल्म इसी फ्राइडे को रिलीज हुई और पहले दिन इस फिल्म का बिजनेस हुआ 60 लाख। 60 लाख में से तकरीबन 25 लाख के टिकट भानुशाली ने खुद खरीदे थे और दूसरे दिन का बिजनेस हुआ है 30 लाख। कितने भाई साहब? 30 लाख। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अब इस फिल्म के ओटीटी राइट्स कोई भी कंपनी नहीं खरीदेगी, सैटेलाइट भी कोई भी कंपनी नहीं खरीदेगी। कहने का मतलब यह है कि भानुशाली के 25 करोड़ रुपए गटर में चले गए हैं, लेकिन उसके घर से नहीं गए हैं। जो उसने जी और सोनी को लूटकर कमाए थे वो पैसे चले गए हैं। लेकिन बॉलीवुड के लिए एक ही अच्छी बात हुई कि अब ये फ्यूचर में कोई भी घटिया फिल्म बनाकर जी और सोनी को या किसी और कॉर्पोरेट हाउस को लूट नहीं पाएगा। भाई साहब कहने का मतलब यह है कि हम जिसके पीछे पड़ जाते हैं उसकी जिंदगी बना देते हैं, कसम से। आप सभी जानते हैं 2.5 फीट 3 इंच की हाइट वाला 50 किलो वजन वाला बटला वरुण धवन को, जिसके छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे पैर हैं, लेकिन उस भाई साहब को एक्शन हीरो बनना है। इसकी भतीजी है अंजनी धवन, एकता कपूर ने उसके साथ एक फिल्म बनाई है और भाई साहब वरुण धवन इस फिल्म का प्रमोशन डे नाइट कर रहा है। इस फिल्म की रिलीज डेट तकरीबन 4 बार चेंज हो चुकी है क्योंकि वरुण धवन को लगता है कि इस फ्राइडे को रिलीज होगी तो सुपरहिट हो जाएगी, उस फ्राइडे को रिलीज होगी तो सुपरहिट हो जाएगी। बटले भाई मैं आपको यह बता सकता हूं कि तू इस फिल्म को कभी भी रिलीज कर ले, जब भी रिलीज करेगा उसी दिन डिसास्टर ही होगी, ब्लैंक पेपर पर लिख कर दे सकता हूं। मेरे भाई तू ये तो सोच कि अगर पब्लिक तेरे कहने से तेरी फिल्म नहीं देखती तो तेरी भतीजी की फिल्म क्यों देखेगी। और जिन लोगों को बुला बुला कर तू फिल्म दिखा रहा है, जिनसे कहलवा रहा है कि तो मास्टरपीस है, सुभाष घई जैसे फ्लॉप निर्माता इस फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं, तो फिर तो आप मान लो कि पब्लिक ने इस फिल्म को फ्री में भी नहीं देखना। बात को समझो आप। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एक कोरियोग्राफर है जिसका नाम है जानी, जिसने फिल्म स्त्री का गाना भी किया है, बुढ़ऊ के भी कई एक गाने किए हैं। इस भाई साहब के एक लड़की असिस्टेंट हुआ करती थी जो सिर्फ 21 साल की है, ऐसा बताया जा रहा था, लेकिन अब पता चला है कि वो तो 18 साल से भी कम है। यही वजह है कि इस भाई पर पोस्को लग गया है। तो उस लड़की ने पुलिस में कंप्लेन की थी कि भाई इसने जबरदस्ती उसकी कई बार मिठाई खाई है। यह केस होने के बाद यह बंदा गोवा में छुपा हुआ था। गोवा पुलिस ने इसको वहां अरेस्ट किया और हैदराबाद पुलिस के हवाले कर दिया। अब यह बंदा हवालात में है। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह बंदा जेल में 5-7 साल रहेगा या 1-2 महीने में वापसी आ जाएगा। मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बताया था कि पाकिस्तानी फिल्म मौला जट को इंडिया में रिलीज कर रहा है जी प्लानिंग कर रहा है इस फिल्म को 2 अक्टूबर को रिलीज करने के लिए। इस फिल्म का हीरो है फवाद खान और हीरोइन है माहिरा। जैसे ही मैंने ये न्यूज दी वैसे ही राज ठाकरे की पार्टी मनसे वालों को पता चल गया और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि भाई हम इस फिल्म को इंडिया में रिलीज नहीं होने देंगे। जिस थिएटर पे ये फिल्म लगेगी
उस थिएटर में तोड़फोड़ की जाएगी, इस फिल्म को चलने नहीं दिया जाएगा। यह भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि सरकार की तरफ से ऑफिशियल कोई भी बैन नहीं है पाकिस्तानी फिल्मों पर, लेकिन जो शिवसेना है और मन से है वो पाकिस्तानी फिल्मों को इंडिया में रिलीज नहीं होने देते। लेकिन मेरी सोर्सेज के मुताबिक जी वाले इस फिल्म को 2 अक्टूबर को रिलीज करने जा रहे हैं, वो रुकने वाले नहीं है। उन्होंने ऐसा फैसला किया है कि वो इस फिल्म को मुंबई में रिलीज नहीं करेंगे या महाराष्ट्र में रिलीज नहीं करेंगे, वो इस फिल्म को यूपी, बिहार, पंजाब में रिलीज करेंगे, जहां मन से और शिवसेना उस फिल्म को नहीं रोक सकते। अब देखने वाली बात यह होगी कि जी वाकई ही इस फिल्म को रिलीज कर पाएगा या मन से इस फिल्म को रोक देगा। देश में ऐसी बहस चल रही है कि भाई 5 साल के बाद एक इलेक्शन होना चाहिए। ये जो हर 6 महीने में कहीं ना कहीं इलेक्शन होता है, ये सही नहीं है। कमल हासन साहब ने कहा है कि यही सही है। जो एक इलेक्शन होगा 5 साल में, वो बहुत ही खतरनाक है देश के लिए, क्योंकि अगर एक इलेक्शन में धोखाधड़ी करके कोई एक पार्टी जीत जाएगी तो फिर उसको 5 साल तक हटाया नहीं जा सकता। मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं कि भाई अगर 5 साल में एक बार इलेक्शन होगा तो ये देश के लिए अच्छा होगा। हर 6 महीने में यहां वहां इलेक्शन नहीं होना चाहिए, ये ठीक नहीं है। लेकिन कमल हासन साहब बहुत ही होशियार आदमी है, बहुत ही अच्छी पकड़ है उनकी पॉलिटिक्स पर। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो 5 साल में एक बार इलेक्शन होगा ये बहुत ही खतरनाक है, तो मैं उनकी बात को गलत बिल्कुल नहीं कह सकता, क्योंकि कमल हासन साहब को मुझसे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस है। और मैं आपको बता दूं कि आजादी के बाद बहुत सालों तक ऐसा ही सिस्टम था कि 5 साल में एक बार पूरे इंडिया में इलेक्शन हुआ करते थे। ये बाद में चेंज हुआ था कि किसी स्टेट में आज इलेक्शन है, कहीं कल इलेक्शन है, कहीं परसों इलेक्शन है। तो अगर कमल हासन साहब जैसे बहुत सारे होशियार लोग ये कह रहे हैं कि ये सिस्टम सही है, तो फिर सही ही होगा। पंजाबी फिल्मों के सुपरस्टार गिप्पी की एक फिल्म धूम मचाए हुए हैं इंडिया में आज की तारीख में। इस फिल्म का नाम है अरदास सरबत दे भले दी। लोग इस फिल्म को बहुत ही अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोगों को ये फिल्म बहुत पसंद आ रही है। तो मेरे ख्याल में अगर आप भी पंजाबी फिल्में देखते हैं तो आपको भी ये फिल्म देखनी चाहिए। मैं हजारों लोगों को देख चुका हूं जो गुटखा खाया करते थे और उनको मुंह का कैंसर हो गया है। आप छोटे मोटे लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए, शरद पवार जी को भी मुंह का कैंसर हो गया था गुटखा खाने की वजह से। और खाली गुटखा ही नहीं, कोई भी तंबाकू बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यही वजह है कि जो सिगरेट का पैकेट होता है उस पर लिखा होता है कि सिगरेट आपको मारती है, उसके बावजूद भी अगर आप पीते हैं तो ये आपकी मर्जी है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जितने लोग भी गुटखे का यूज करते हैं उनको जिंदगी में किसी ना किसी वक्त मुंह का कैंसर हो सकता है। और गुटखे की ही तरह वो बैटिंग एप्स भी खतरनाक है जो इंडिया में यूज किए जा रहे हैं। बहुत सारे बॉलीवुड वाले इन बैटिंग एप्स को प्रमोट कर रहे हैं। हालांकि ये बॉलीवुड वाले खुद उन बैटिंग एप्स पर पैसे नहीं लगाते, नहीं खेलते, नहीं लुटते, लेकिन कुछ पैसे लेकर ये उनका प्रमोशन किया करते हैं। जबकि इनको पता है कि इन बैटिंग एप्स पर बहुत सारे लोग खेलकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, अपना सब कुछ लुटा रहे हैं। बहुत सारे लोग कंगाल हो गए हैं। कल मैंने एक लड़के की वीडियो देखी और पता चला कि उस लड़के ने 95 लाख गंवा दिए हैं, अपने घर के जेवरात, जमीन सब कुछ लुटा दी है। बेटा तुमने क्यों खेला? ये नशा है ना? 96 लाख रुपए का कर्ज है तुम्हारे ऊपर। माँ टीचर है, माँ बात नहीं कर रही। तो पहले तो सभी बॉलीवुड वालों से हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है कि भाई साहब आपको ऊपर वाले ने बहुत दिया है, फिर कुछ पैसों के लिए बैटिंग एप्स का प्रमोशन मत कीजिए, गुटखे का प्रमोशन मत कीजिए, जब आपको पता है कि इसको खाने से एक आम आदमी मरता है। और मैं मोदी जी और उनकी सरकार से भी कहना चाहता हूं कि अगर आप ये कहते हो कि आपकी सरकार गरीबों की सरकार है, अगर आप सरकार चला रहे हो इंडियंस का भला करने के लिए, अगर आप पब्लिक का भला चाहते हो, तो आप गुटखे पर बैन क्यों नहीं लगाते? आप बैटिंग एप्स पर बैन क्यों नहीं लगाते? सरकार को जो गुटखे से टैक्स आता है और इन बैटिंग एप्स से पैसा आता है वो पब्लिक के लिए लगाया जाता है, पब्लिक के लिए खर्च किया जाता है अच्छे काम करने के लिए। मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूं, मेरी समझ में ही नहीं आता कि भाई अगर सरकार जनता के लिए काम करना चाहती है, जनता का भला करना चाहती है, तो बैटिंग एप्स जैसी चीजों पर बैन क्यों नहीं लगता? गुटखे जैसी चीज पर बैन क्यों नहीं लगता? भाई सरकार अगर पब्लिक का भला चाहती है तो इन पर बैन लगाना चाहिए, फौरन लगाना चाहिए। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कंगना की फिल्म इमरजेंसी रिलीज होने वाली थी, जो रिलीज नहीं हो पा रही है। जो सेंसर बोर्ड है उसने इस फिल्म को अटका दिया है। अब इस फिल्म का केस बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रहा है। लेकिन ये मैं आपको पहले ही
अपने एक वीडियो में कह चुका हूं कि अगर सरकार किसी फिल्म को रिलीज नहीं होने देना चाहती तो फिल्म रिलीज नहीं हो सकती, अदालत कुछ नहीं कर सकती। और इस फिल्म के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि बीजेपी की सरकार इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देना चाहती। लेकिन जब मैंने ये कहा तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई मैं तो गलत कह रहा हूं, और कंगना खुद सभी टीवी चैनल्स पर बैठकर ये कह रही है, चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि भाई उसकी फिल्म को अगर कोई रोक रहा है तो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के हाथ में कुछ है ही नहीं। 2 दिन पहले अदालत में तारीख थी और जी के वकील ने अदालत में कहा कि बीजेपी इस फिल्म की रिलीज को रोक रही है, बीजेपी इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देना चाहती। और अगर आपको याद हो तो मैंने अपने एक वीडियो में कहा था कि जब तक हरियाणा के इलेक्शन खत्म नहीं हो जाते तब तक बीजेपी सरकार इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देगी। और यह मैं आप लोगों को कितनी बार कह चुका हूं कि भाई साहब अगर कोई खबर मैंने दी है तो आप मान लो कि वो 100% करेक्ट है, वो गलत हो ही नहीं सकती भाई साहब, 99% गलत नहीं हो सकती, कभी 1% गलत हो सकती है। तो जो मैंने कहा था वही होगा, कंगना को बीजेपी पार्टी ये फिल्म रिलीज नहीं करने देगी हरियाणा इलेक्शन से पहले। जैसे ही हरियाणा के इलेक्शन खत्म होंगे वैसे ही कंगना की ये फिल्म रिलीज हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कंगना को कोई हैरेस कर रहा है तो वो उसकी पार्टी बीजेपी है, अगर कंगना की फिल्म को कोई रोक रहा है तो वो उसकी पार्टी बीजेपी है, अगर कंगना को कोई पगलेट समझता है तो वो बीजेपी के नेता हैं। दोस्तों 2.5 फीट 3 इंच के बटले हीरो वरुण धवन की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है बेबी जॉन, और अब ये फिल्म क्रिसमस पर रिलीज होगी। कब? क्रिसमस पर। क्या मतलब बॉलीवुड में मजाक चल रहा है क्या? अरे भाई वरुण धवन की फिल्म क्रिसमस पर रिलीज होगी, ऊपर वाले क्या क्या दिखाएगा? नहीं मतलब तू भी मजाक कर रहा है, ये हो क्या रहा है? मतलब वरुण धवन की फिल्म क्रिसमस पर रिलीज होगी, अब ये वक्त देखना पड़ेगा। नहीं ये वक्त नहीं देखना, या तो वरुण को उठा ले या तो हमें उठा ले। मतलब वरुण धवन की फिल्म क्रिसमस पर रिलीज होगी और पब्लिक वरुण धवन की फिल्म क्रिसमस पर देखेगी, मतलब हद ही हो गई यार। कुछ भी हो रहा है, मजाक चल रहा है क्या वरुण भाई? कुछ तो खौफ खाओ, कुछ तो मर्यादा रखो दोस्त, कुछ तो शर्म करो। आपके इतने हाथ, इतने पैर, ऊपर से आप उस फिल्म में एक्शन कर रहे हो। अरे भाई साहब नहीं ऐसा मत करो भाई। वरुण भाई यहाँ वहां रिलीज करके खत्म करो, क्रिसमस पर आपकी फिल्म देखेंगे। अरे नहीं गुरुजी, अरे भाई साहब ऐसा मत करो यार। दोस्तों आप जानते हैं कि सलमान के घर पर फायरिंग हुई थी और उसी केस में 2 लड़कों को अरेस्ट किया गया था, सागर और विक्की। वो दोनों जेल में हैं। उनका एक वकील है अमित मिश्रा। उन दोनों लड़कों ने जेल से एक लेटर में लिख करके दिया था अमित मिश्रा को कि हमारी जान को जेल में खतरा है क्योंकि डी कंपनी के लोग हमें धमकी दे रहे हैं, डी कंपनी के लोग हमें मारना चाहते हैं। यही बात अमित मिश्रा ने जाके अदालत में कही थी और अदालत में अमित मिश्रा ने उन लड़कों का लेटर दिखाया था कि उन्होंने ये लिख करके दिया है। अमित मिश्रा ने मीडिया को भी इंटरव्यू दिया था कि उसके जो दोनों क्लाइंट्स हैं उनका कहना यह है कि उनको डी कंपनी से धमकी मिल रही है, उनकी जान को खतरा है। अमित मिश्रा ने उसी लेटर की कॉपी होम मिनिस्ट्री को भी भेजी है, होम मिनिस्ट्री को भी बताया है कि उन दोनों लड़कों की जान को खतरा है। एक न्यूज एजेंसी ने अमित मिश्रा का इंटरव्यू लिया और चलाया और छापा भी। उस न्यूज एजेंसी ने अपनी खबर में यह भी कहा कि सलमान का संबंध डी कंपनी से है। अब किस बेस पे उसने ये कहा ये मैं नहीं बता सकता। मेरे ख्याल में उन्होंने सिर्फ इसलिए ये छापा क्योंकि अमित मिश्रा वकील ये कह रहा है, और अमित मिश्रा का कहना ये है कि भाई मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे दोनों क्लाइंट्स ने मुझे लिख करके ये दिया है। तो ये सब कुछ पढ़ने और सुनने के बाद सलमान भड़क उठा। सलमान ने वकील अमित मिश्रा पर केस कर दिया है। सलमान ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर माफी मांग और इतना हर्जाना भी दे। अब वकील अमित मिश्रा मीडिया के सामने रो रो कर कह रहा है कि उसकी जान को खतरा है। यही वजह है कि वो अदालत में भी नहीं जा रहा है उसके केस अटेंड करने के लिए। अमित मिश्रा ने यह भी कहा कि अगर मुझे कुछ हुआ तो उसके लिए पूरी तरह सलमान खान जिम्मेदार होगा। अमित मिश्रा ने यह भी बताया कि मेरी फैमिली भी बहुत ज्यादा परेशान है, मेरी फैमिली को ऐसा लगता है कि मेरी जान जा सकती है। अब अमित मिश्रा ऐसा क्यों कह रहा है, अमित मिश्रा सलमान खान से इतना क्यों डर रहा है, यह मुझे नहीं पता। मेरी समझ में एक ही बात नहीं आती कि मुंबई में इतने सारे लोग हैं जो सलमान खान से डरते हैं, जो ये कहते हैं कि भाई सलमान हमें ये करा देगा, सलमान हमें वो करा देगा। भाई ऐसा क्यों है, हकीकत क्या है? मुंबई पुलिस इस बात की छानबीन क्यों नहीं करती कि हर आदमी को सलमान से डर क्यों लगता है? क्या वाकई सलमान खान किसी को भी उठवा सकता है, किसी के भी साथ कुछ भी करवा सकता है? क्या वाकई सलमान की इतनी पावर है? अगर वाकई सलमान खान की इतनी पहुंच है, इतनी पावर है, तो फिर मुंबई पुलिस ने सलमान खान को सिक्योरिटी क्यों दी हुई है?
तो अगर मुंबई का एक वकील अमित मिश्रा रो रो कर मीडिया के सामने ये कह रहा है कि उसकी जान को खतरा है, उसको कुछ भी हो सकता है और अगर उसको कुछ हुआ तो उसके लिए सलमान खान जिम्मेदार है, तो ये बहुत ही खतरनाक बात है। मेरे ख्याल में मुंबई पुलिस को इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। ये मुंबई पुलिस की रिपुटेशन के लिए अच्छा नहीं है। आप सभी जानते हैं कि रजनीकांत साहब बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और अमिताभ बच्चन साहब के बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं। अब रजनीकांत साहब ने अमिताभ बच्चन के बुरे वक्त के बारे में बात की है। रजनीकांत ने बताया है कि एक वक्त वो भी था जब अमिताभ बच्चन साहब बहुत ही बुरे वक्त में थे, उनके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया था। अमिताभ बच्चन साहब का जूहू का बंगला भी बिकने वाला था और उस वक्त में कोई भी बॉलीवुड वाला उनकी हेल्प नहीं कर रहा था। वो बॉलीवुड में बिल्कुल अकेले रह गए थे। इसके बावजूद भी अमिताभ बच्चन साहब ने हार नहीं मानी, वापसी की और आज की तारीख में माशाल्लाह से वो दिन रात काम कर रहे हैं। रजनीकांत साहब का कहना यह है कि अमिताभ बच्चन साहब वो आदमी हैं जो कितने भी बुरे वक्त में कभी हार नहीं मानते। ये तो आप जानते ही हैं कि मुकेश अंबानी साहब बहुत बड़े आदमी हैं, उनके पास हजारों करोड़ रुपए हैं, लेकिन ये आप लोगों में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि उनके पास अब तक 9 एयरक्राफ्ट थे उनके पर्सनल यूज के लिए। अब मुकेश अंबानी साहब ने 10वां जेट खरीदा है और इस जेट की कीमत है 1000 करोड़ रुपीस। जिस देश में एक गरीब आदमी के पास एक झोपड़ी नहीं है, एक साइकिल नहीं है, उसी देश में मुकेश अंबानी के पास 10 जेट्स हैं। कितने? 10। ये बात तो कंगना दीदी कई बार ऑफिशियली कह चुकी है कि भाई किसी भी हीरोइन को कोई बड़ी फिल्म नहीं मिलती अगर उसकी दोस्ती हीरो के साथ नहीं होती। वो हीरो के साथ कंप्रोमाइज करेगी, हीरो के साथ दोस्ती करेगी, तभी उसको फिल्म मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। और कंगना की इसी बात का सबूत है आलिया भट्ट। आज की तारीख में आलिया भट्ट के पास कोई भी फिल्म नहीं है। आलिया भट्ट जो फिल्में कर रही है वो फिल्में हैं जिनमें वो मेन भूमिका निभा रही है, यानी कि उनके अपोजिट कोई बड़ा हीरो नहीं है। उसकी वजह यह है कि कोई भी बड़ा हीरो आज की तारीख में आलिया के साथ काम नहीं करेगा। वो ये कहेगा कि भाई साहब जब मुझे मिठाई खाने को मिल ही नहीं रही तो मैं काम क्यों करूं। तो बेचारी की जो एक फिल्म है वो भी उसके हस्बैंड के साथ है जिसका डायरेक्टर है SLB, और वो भी कंडीशन के साथ उसने फिल्म हासिल की है। उसने SLB से कहा था कि रणबीर कपूर को मैं मनाती हूं आपकी फिल्म करने के लिए, लेकिन हीरोइन मैं होंगी, हीरोइन कोई और होगी तो फिर ये फिल्म नहीं होगी। यही वजह है कि वो फिल्म अपने हस्बैंड के साथ उसको मिल गई, लेकिन किसी दूसरे हीरो के साथ उसको कोई फिल्म नहीं मिलने वाली। काफी लंबे वक्त के बाद अभिषेक बच्चन की एक वेब सीरीज आ रही है जिसका नाम है बी हैप्पी। ये वेब सीरीज Amazon पर रिलीज होने वाली है। इस वेब सीरीज में कहानी दिखाई जाएगी फादर और डॉटर की। अगर अभिषेक बच्चन को आप भी पसंद करते हैं, आप भी उनकी फिल्में देखना चाहते हैं, तो ये वेब सीरीज आपके लिए है। कसम राजस्थान के उस काले हिरन की जिसने खुद को गोली मार ली थी, आलिया भट्ट ने अपना बयान बदल दिया है। अब तक जब भी कभी आलिया ने इंटरव्यू दिया था उसमें अपनी फेवरेट एक्ट्रेस बताया था करीना कपूर को, लेकिन अब अपने एक इंटरव्यू में आलिया भट्ट ने कहा है कि उसकी फेवरेट एक्ट्रेस है ऐश्वर्या राय। अब आप पूछेंगे कि भाई ये ब्रिटिश नागरिक आलिया भट्ट ने अपना बयान क्यों बदल दिया है? उसकी बहुत बड़ी वजह है, लंबी वजह है, किसी और वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा फ्लॉप एक्टर है जिसका नाम है शर्मन जोशी। एक वक्त में यह बंदा अपने आप को रणबीर कपूर से बड़ा सुपरस्टार मानता था। भाई साहब नाक पर मक्खी नहीं बैठने देता था, किसी से तमीज से बात नहीं करता था। आज की तारीख में बिना काम के घूम रहा है। शर्मन जोशी ने बताया है कि वो एक पार्टी में सलमान खान से मिला था। सलमान से कहा कि मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं क्या करूं, मेरी हेल्प कीजिए। सलमान ने कहा कि दिक्कत ही कोई नहीं, सिकंदर में आपका रोल पक्का है, कंफर्म है। और कोई सिकंदर की ही बात नहीं भाई साहब, सलमान की हर फिल्म की कास्टिंग इसी तरह होती है। सलमान डिसाइड करता है इस रोल में ये है, इस रोल में ये है, ये लड़की यहां है, ये लड़की वहां है, यानी कि उसकी फिल्म के लिए किसी कास्टिंग डायरेक्टर की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो फिर जैसी फिल्में उसकी आ रही हैं फिर तो वैसी ही फिल्में बनेगी, इससे अच्छी फिल्में तो बन नहीं सकती। दोस्त कंगना दीदी ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया और उसमें बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बातें कही। अब पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है, लेकिन उसी इंटरव्यू में कंगना ने कहा कि उसका जन्म 86 में हुआ था। कब? 86 में। इसका मतलब यह हुआ कि दीदी सिर्फ 36 इयर्स की है। दीदी आप 36 इयर्स की हो? नहीं 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 नहीं, मजाक मत करो। देखो देखो, मजाक आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना बड़ा मजाक
मतलब आप सिर्फ 36 इयर्स की हो? अरे नहीं मैडम, दीदी ऐसा मजाक मत करो। देखो दीदी, आपको पता है कि आप 46 इयर्स की हो, यानी सीधा ही एक ही झटके में 10 साल कम कर दिए। अरे नहीं मैडम जी, ऐसा मत करो। अच्छा, क्या हो जाएगा अगर 46 इयर्स की एज में आपने 36 का बता भी दिया तो क्या हो जाएगा? कौन से दूल्हों की लाइन लग जाएगी आपसे शादी करने के लिए? शादी तो फिर भी नहीं होनी। तो अगर सच्ची सच्ची अपनी एज बता दोगी तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? अरे थोड़ी तो मर्यादा रखो मैडम, कम से कम एज तो सही बता दो, ऐसा ना करो। देखो, थोड़ी मर्यादा रखो, थोड़ा थोड़ा तो खौफ खाओ। दोस्तों, आप भी कमेंट्स करके जरूर बताना कि कंगना दीदी की उम्र 36 है या 46 है। और अगर आपने वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।